मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 50वीं सालगिरह। आज हमारी शादी की सालगिरह है, वो भी 50वीं। तो इतना हक तो बनता ही है कि मैं तुझे खुशी से दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में और उनकी लंबी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हीं की दवा दारू अस्पताल में खर्च हो जाते थे। आज तो थोड़ा बहुत बचा सका हूँ, उसमें तुम्हें यह छोटी खुशी दे सकता हूँ ना। अब हमारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता है। वो भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी आलोकनाथ जी अपने बीवी को सरप्राइज देने के लिए एक केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काट के सब वेटर को खिलाते हैं और सबको कहते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ममता जी तो शर्म से लाल पीली हो गई और बोली, छोड़िए जी, ये सब क्या लगा रखा है, और अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। आलोकनाथ जी गुनगुनाते हैं, ओ मेरी जोहरे जबी, तुझे मालूम नहीं। फिर अपनी पत्नी के हाथों में हाथ डालते हुए एक ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचते हैं। उसी समय कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके साथ ही ऊपर नीचे होने लगे। उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है, जबकि इस समय घर में कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। आलोकनाथ जी देखते हैं, उनके घर में 2-4 गुंडे घुस गए हैं और दरवाजा तोड़ दिया है। ममता जी घबराते हुए बोलती हैं, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से आप लोग क्यों घुस आए? आप लोग निकलते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? सोहन हंसते हुए कहता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। यह देखिए इस घर के कागजात। इस घर के मालिक ने ये घर हमको बेचा है। आलोकनाथ जी कहते हैं, मैंने यह घर तुमको कब बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और यह सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, मेरा घर, यह हमारा घर है। सोहन कहता है, हम गुंडे नहीं हैं, मेरा नाम सोहन है और ये घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। यह देखिए इस घर के कागजात, मेरे साइन हैं। मैंने उसे पूरे 50 लाख दिए हैं इस घर के। तो इसलिए अब आप लोग इस घर से निकलिए। उन दोनों को धक्के मारकर निकाल देता है। आलोकनाथ जी और ममता जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कब उनका बेटा यह घर बेचकर सोहन को चला गया। सुनो बेटा, हमारी बात तो सुनो। हम इस घर में इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कमरे में हमें पहरे रहने दो। चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करवा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफी रात हो गई है। सोहन बोला, मैंने यहाँ पर कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोला है कि मैं सब गरीबों को मुफ्त में रहने दूं। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकले। और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया है वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए। और उनके सामान निकाल कर फेंकने लगता है। आलोकनाथ जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोलते हैं तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली थी। कोई भी कैश, सोना चांदी नहीं था। सब कुछ लुट गया था। वो तो अपना छाती पीटने लगे, ममता, हम तो लुट गए। ये क्या दिन दिखा दिया गया हमारे बेटे ने। और वो कहाँ है? उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे वो तो हमें लूट कर भाग गया। हमारे बेटे होने का कर्तव्य क्या अच्छे से निभाया है उसने। ममता, हमको दिवाला कर गया। हमारे बेटे ने कहीं मुख दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी ने कहा और दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोच में पड़ गए कि कहाँ जाएं। रात काफी हो गई थी। दोनों ने अपने घर के दरवाजे के पास ही डेरा डाल दिया और सुबह हुई तो सोचा,
शायद घर के मालिक को हम पर तरस आ जाए और वो हमें हमारे घर में रहने दें। लेकिन सोहन ने कुछ आदमियों को भेजकर वहां से उनको रफा दफा करवा दिया। तो वो सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएं। ममता जी ने कहा, इस शहर में हमारा तो कोई है नहीं कि हम किसके घर जाएं। आलोकनाथ जी बोले, ममता तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जा रहे, अपना ठिकाना हम जरूर बना लेंगे। तभी आलोकनाथ जी बोले, ममता मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वह हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वो अपने दोस्त दीनानाथ जी के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनका बेटा बाहर आता है और कहता है, आप लोगों को किससे मिलना है? अंदर से खूब रोने धोने की आवाज़ आती है। आलोकनाथ जी रोने की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। आलोकनाथ जी कहते हैं, दीनानाथ कहाँ है बेटा? हमें दीनानाथ से मिलना है। अंकल जी अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अभी ही उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ये खबर सुनकर आलोकनाथ जी खूब रोने लगे और अपने दोस्त के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगे कि तू भी चला गया। तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तू तो उठ भी नहीं पा रहा है। दोस्त दीनानाथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद जब आलोकनाथ जी और ममता जी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा पवन बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उनके घर से वापस जाने लगते हैं। पवन बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। पिताजी नहीं हैं तो भी आपका इस घर में अभी भी उतना ही हक है जो पहले हुआ करता था। बताइए अंकल जी, मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैं यहाँ दीनानाथ से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा घर बेच दिया है और हम बेघर हो गए। सोचा था दीनानाथ कुछ मदद कर देगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझें। आप हमारे घर में रह सकते हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझसे बात की है यही बहुत है। बस रहने दीजिए, छत मिल जाए बाकी मैं अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर लूँगा। आप एक तरफ बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहे वहाँ रह सकते हैं। आलोकनाथ जी और ममता जी अपने सारे सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। पवन कहता है, अंकल जी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, नया काम ढूंढ नहीं लेते, आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में कोई काम करता है, बुढ़ापे में तो बेटे का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखें। पर कोई बात नहीं अंकल जी, आप इसे अपना घर समझें। अब चलिए कुछ खा पी लीजिए। प्लीज़ अंकल जी, आप में मुझे अपने पिता की छवि नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने खोए हुए पिता को वापस पा लिया है। चलिए ना अंकल जी, आप लोग खाना खा लीजिए, कब से भूखे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। पवन ने कहा, अंकल जी मैं सब समझता हूँ, आपके दिल पर क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो जख्म दिया है इतनी जल्दी नहीं भरा जा सकता। सुमन जल्दी से अंकल आंटी के लिए खाना लगाओ। सुनिए, एक मिनट इधर तो आइए। आप भी कैसे भिखमंगे लोगों को घर में बुला लेते हैं। मुझसे खुद का खाना तो नहीं बनाया जाता। अब इन दोनों बुड्ढों के लिए खाना बनाऊं। अभी तो सारे मेहमान गए भी नहीं। अब उनकी खातिरदारी करूं कि इनकी करूं। क्या घर में अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम खोल रखा है जो मैं किसी भी आ गए को खाना खिलाती रहूं। सुमन, तुम में कोई शर्म लिहाज की कोई चीज है या नहीं? ये पिताजी के दोस्त हैं। अरे पर हमने कभी देखा ही नहीं। हम यहाँ रहते कहाँ थे?
अभी तो 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे? पवन ने कहा। बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे ने उनका घर उनसे छीन लिया है। वो बेचकर पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। न जाने कैसे कलयुग के बेटे होने लगे हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। आपको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं नहीं बनाने वाली खाना। कभी आपने एक चम्मच भी इधर से उधर उठाया है? बस ऑर्डर मारते रहते हो मुझे खाना बनाने के लिए। मैं कोई कोलू का बैल हूँ क्या? जब मन आए मुझसे आप चलाने लग जाते हैं। क्या जरूरत थी स्वर्ण कुंवर बनने की? अभी तो बुड्ढे से छुटकारा पाया ही था। सुमन के इतना कहते ही पवन उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। सुमन इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि कमरे में बैठे आलोकनाथ जी और उनकी पत्नी सुन लेते हैं। बिना कुछ कहे वो वहां से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। पवन गेस्ट रूम में जाता है तो आलोकनाथ जी वहां पर नहीं थे। पवन दौड़कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी 1 मिनट सुनिए तो अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त के कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं और आपके खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बड़ा एहसान हो जाएगा। पवन अपने दोस्त के पिता से उनके दुकान में नौकरी की बात करता है। पर अंकल जी, उनका दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं बेटा, जब जिंदगी ने यह दिन दिखाया तो इस शहर को लेकर मैं क्या करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मन ही नहीं करता। पवन उन्हें उस दुकान की एड्रेस दे देता है। आलोकनाथ जी को कपड़े की दुकान में काम मिल जाता है। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहक का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता, कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते और उनके बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि सारे कस्टमर उनसे खूब प्रसन्न हो जाते और हाथों हाथ उनके कपड़े बिक जाते। ऐसा न हो क्यों, आपने समय के आलोकनाथ जी एक अच्छे अध्यापक थे और बच्चों को इतने प्यार से अच्छे से कोई चीज़ समझाते कि बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाते थे। तो आज उनकी वही समझदारी बिजनेस में भी कमाल कर रही थी। दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकानदार के मालिक गोपाल जी उनसे बहुत खुश थे और ममता जी किराए के घर में रहती, खाना बनाती, घर का सारा काम वो बखूबी करती और जब टिफिन देने आलोकनाथ जी को दुकान में आती तो वो भी कपड़े बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। आलोकनाथ जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे कि एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और आलोकनाथ जी कपड़े उतारने दौड़े दौड़े छत की तरफ भागे कि तभी उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट तो बहुत आई और उनके पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। भागा दौड़ी में ममता जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जुटाए थे वो सारे इलाज में खर्च हो गए। दोनों के दोनों फिर से मोहताज हो गए। ममता जी दो रोती बिलखती रहीं, भगवान ये कौन सी नई मुसीबत है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। ममता जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मकान मालिक खड़ा था और कहता है, ममता जी, आज याद दिला दूं आपको, किराया 2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। ममता जी कहती हैं, मालिक सिर्फ हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, इनके बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए हैं।
लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर कर देंगे। आलोकनाथ जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लाचारी जिंदगी से उबर गए थे। रोते कि बेचारी ममता अकेले क्या क्या संभालेगी, उनका कोई सहारा भी नहीं था। गोपाल जी की दुकान में काम करने का सोचा और वो अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर खिलाकर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती। फिर अपने नसीब को खूब कोसती, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। इससे अच्छा कि एक औलाद ही ना होता। हम सड़क पर भिखारी की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। घर आती तो वापस बर्तन धुलती और खाना बनाने में जुट जाती। घर और बाहर दोनों संभालते संभालते ममता जी हफ जाती थी, पर चेहरे पर कभी शिकन न आने देती कि कहीं आलोकनाथ जी उनको कमजोर पड़ते देख दुखी न हो जाए। आलोक जी ममता जी पर बड़ा तरस आता कि बुढ़ापे में कितना काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ममता जी ने गोपाल जी से थोड़े पैसे की मदद ली और मकान मालिक का किराया भर दिया। एक दिन वो गोपाल जी के कारीगरों को डिजाइन बता रही थी कि कस्टमर उनको डिजाइन बड़े पसंद आए। ममता जी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उन्हें सिलाई कढ़ाई और कपड़े के डिजाइन बनाने का बहुत शौक था। उन्हें डिजाइनिंग का जितना ज्ञान था वो वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनके डिजाइन किए हुए कपड़े कस्टमर को बहुत पसंद आने लगे और हाथों हाथ दुकान में बने कपड़े बिक जाते। गोपाल जी की दुकान को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मालिक ये देखकर बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे मालिक ने अपने कपड़े को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। मालिक ने एक लड़का रख लिया जो घर घर जाकर सारा कपड़ा डिलीवरी करता। गोपाल गारमेंट्स के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। गोपाल जी अपनी दुकान की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उनकी एक छोटी सी दुकान से कब इतना बड़ा शोरूम बन गया, मालिक को पता भी ना चला। उन्होंने ममता जी की फीस डबल कर दी। इधर आलोक जी भी अपने पैर पर खड़े हो चुके थे। वो चल फिर सकते थे। एक दिन उनके दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया, शादी के कपड़े बनवाने का। घर के सारे सदस्य उनकी ही दुकान से ऑर्डर करके गए थे और समय पर कपड़ा पहुंचाने को बोल गए थे। दुल्हन के लिए लहंगा और दुल्हन के लिए शेरवानी और सब सदस्यों के लिए डिजाइनर साड़ी का ऑर्डर आया था। सारे काम समय पर हो गए थे और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे का कपड़ा रुका हुआ था क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय समय पर नहीं आ सका कि उसकी माँ बीमार थी। अब गोपाल जी सोच में पड़ गए कि दुकान बंद होने को है और दूल्हे का कपड़ा अभी तक नहीं पहुंचा पाए और सारे उनके स्टाफ मेंबर अपने घर को चले गए थे। लेकिन उनके दुकान के पास ही आलोकनाथ जी और ममता जी का भी घर था। तो गोपाल जी ने आलोकनाथ जी को फोन करके बुलाया और कहा, इस पते पर आज दूल्हे का कपड़ा पहुंचा दो। आज डिलीवरी बॉय आ नहीं पाया है, अगर आपको कोई समस्या ना हो। आलोकनाथ जी बोले, नहीं नहीं मालिक, किसी के लिए ये बहुत बड़ा खास दिन है, मैं जरूर पहुंचाऊंगा और ये तो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर आलोकनाथ जी जब पहुंचे पार्सल शादी के मंडप में, तो वहां जो देखा उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां का नजारा देखा तो वो वहीं पर धम से गिर गए। ये क्या, ये किसकी शादी है? कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया? एड्रेस तो सही था पर सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। अपने बेटे से कुदरत से इस तरह से आमना सामना कराएगी, इसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। ना वो हंस पा रहे थे ना रो पा रहे थे।
मनोज नौकरों पर खूब जानवरों की तरह चिल्ला रहा था कि कैसे शादी होगी। अभी तक मेरा शेरवानी समय पर नहीं आया। तुम्हें पता है ना, मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ। अगर तुम लोगों की शिकायत मैंने कर दी तो तुम्हारी काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, वो क्या है, हमने फोन करके पता किया है। अभी आपकी शेरवानी आती ही होगी। मालिक से कोई शिकायत मत करिएगा। नौकर उनके पैरों में गिर गए। मनोज ने उनके पैरों से धक्का मारकर उन्हें भगा दिया। चल हट यहाँ से, मेरे लिए कॉफी लेकर आ। मेरा मूड और खराब मत कर। शादी जिस होटल में थी उसमें दुल्हा और दुल्हन दोनों थे। मनोज अपने कमरे में था और दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आलोकनाथ जी ने सोचा, पता नहीं किस मासूम लड़की की ये जिंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह कर दिया, मुझे सड़क पर ला दिया। पता नहीं अब किसको खैर। अब शेरवानी लाया हूँ तो देकर ही जाऊंगा। वो अपने बेटे के पास गए और बोले। मनोज अपने पिता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे आप भिखारी बनकर मेरे शादी में क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से। नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया कि मैं आप जैसे दो कौड़ी सड़क छाप का बेटा हूँ तो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देगा। और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा सुनो, जब आ गए हो तो एक रस्म अदा करते जाओ। मुझे ये शेरवानी पहना दो। आलोकनाथ जी अपने बेटे को शेरवानी पहनाते हैं। फिटिंग तो सही है। और सुन बटे, वहां पर मेरा जूता पड़ा है, वो भी मुझे पहना दे। आलोकनाथ जी अपने बेटे को देखते रह गए। मनोज बोला, अब मुझे इस तरह से मत घूर बुड्ढे। मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। जो तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैं उन्हें उसी समय त्याग दिया होता। आलोकनाथ जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रखकर मुझसे कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और तूने मेरे घर को ही बेच दिया। बुढ़े, मैं तेरी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था और ऐसे रोज रोज की तकलीफें मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए बिना मेहनत किए मैं अमीर बन सकता हूँ तो मैं काम क्यों करूँ? दरअसल आलोकनाथ जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और उन्होंने अपना जीवन बहुत तकलीफों से, संघर्षों से बिताया था। जो थोड़ा बहुत कमाते थे वो उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाते थे। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। मनोज बचपन से ही लालची, धोखाधड़ी प्रवृत्ति का इंसान था। वह जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपनाकर अमीर होना चाहता था, क्योंकि बचपन से उसने बहुत तकलीफों का आमना सामना किया था। जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो बहुत जल्दी बुरी संगत में फंस गया और चोरी धोखाधड़ी ये सब करना उसकी आदत बन गई थी। और एक दिन अपने पिता को भी उसने अपने झांसे में फंसा लिया और पिता के घर में कागजात लेकर बोला, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना चाहता हूँ। इस कागजात पर साइन कर दीजिए। पिताजी भी आलोकनाथ जी उसके झांसे में आ गए और मनोज ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर लफूचक्कर हो गया। पर किस्मत ने उसके साथ वही दोहराया जो उसने अपने पिता के साथ किया। उसने अपने पिता के संग धोखाधड़ी की और मनोज के दोस्त उसी के तरह चोर थे। उन्होंने उसका पैसा मार लिया क्योंकि मनोज ने बहुत बार धोखे से उनके पैसों को हड़पा था। अब मनोज का वापस घर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता तो वैसे भी दिवालिया हो चुके थे। मनोज उन्हें बर्बाद कर ही चुका था, तो वो एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वो शहर के किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। मनोज चिल्लाते हुए बोला अपने पिता से, मेरा जूता तो पहना। आलोकनाथ जी जूता पहनाने लगे तो मनोज ने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफी गिरा दिया
फिर बोला, बुड्ढे तुझे दिखाई नहीं देता, मेरा जूता गंदा हो गया है, उधर कपड़ा पड़ा है, जाकर ले आ और साफ कर। आलोकनाथ जी अपने बेटे की सारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वो शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाते हैं। उधर ममता जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई, आलोकनाथ जी अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो तेज कदमों से दुकान पहुंचती हैं। तो गोपाल जी ने बताया कि वो शेरवानी की डिलीवरी करने गए हैं। ममता जी भी वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि शादी का वेन्यू उनके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। ममता जी वहां पहुंचकर देखती हैं, दूल्हा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा बेटा है। वो तो आश्चर्य से देखती ही रह जाती हैं। अपने बेटों को दूल्हे के रूप में वो सोचती हैं। लगता है आलोकनाथ जी इसीलिए घर नहीं आए, क्योंकि मनोज की शादी हो रही है। वो आलोक के पास गई, ये सब क्या हो रहा है जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आप यहाँ अभी तक क्यों रुके हुए हैं इस नालायक की शादी में। ममता अब तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। जिस बेटे ने हमें रुलाया तड़पाया, दर दर की ठोकरें खिलाई, अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर कविता फेरों के लिए दुल्हन बनी मंडप में पहुंच चुकी थी। फिर जैसे ही शुरू हुए, आलोकनाथ जी ने कैमरेमैन को इशारा किया। कैमरेमैन जो कि शादी की रस्मों की फिल्म बना रहा था। आलोकनाथ जी और मनोज के बीच जो कुछ भी बातचीत हुआ, कैमरेमैन ने सब कुछ कैद कर लिया और मनोज की सारी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। मनोज और आलोकनाथ जी की वीडियो टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया गया, जिसमें मनोज कबूल कर रहा था कैसे वो कविता को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। उस काली कलूटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उससे शादी कर रहा हूँ तो उसके दौलत को पाने के चक्कर में, नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ देखे बिना। पिताजी, कविता मेरे बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। कविता को जब पता चला मनोज की क्या मंशा है कि वो उससे प्यार नहीं करता, झूठा नाटक कर रहा था, उसने धन पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा था। सातवां फेरा पूरा होने से पहले ही कविता गठबंधन में आग लगा देती है और मनोज के गाल में एक चमाटा लगाती है। वो ज्वालामुखी की तरह दहकने लगी। मनोज कहने लगा, ये सब झूठ है, ये बुढ़ा मेरा पिता नहीं है, झूठ बोल रहा है। तभी वहां उपस्थित सभी मेहमान उसके गालों पर तमाचा जड़ने लगते हैं। मनोज के पसीने छूटने लगते हैं और आलोकनाथ जी आगे आते हैं और कविता से कहते हैं, बेटी मैं फेरों से पहले ही तुम्हारे कमरे में आया था ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। ये नालायक कितना नीचे गिर चुका है। जब इसने अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, सड़क पर ला दिया, तो तू क्या चीज है। पैसा ही इसके लिए सब कुछ है, लेकिन तू मंडप में आ चुकी थी। बेटी, मनोज कहता है, कविता तुम इस धोखेबाज इंसान पर कभी विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। कविता कहती है, आलोकनाथ सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में थे। मैं आपको देखते ही पहचान गई कि आप मेरे वही अध्यापक हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित थी। आपने स्कूल में मुझे पढ़ाया। आज आपके दिए हुए संस्कार के बल पर मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अपना नाम कमा पाई हूँ। सर आपको याद नहीं है, जब स्कूल के सारे विद्यार्थी मुझे रंग रूप को लेकर मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे, तो आप ही ने मुझे सिखाया असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। आलोकनाथ जी कुछ याद करने लगे। आलोकनाथ जी बोलते हैं,
मेरा बेटा मेरे दिए हुए संस्कार को नहीं सीख पाया। उसने मेरी इज्जत की मिट्टी में मिला दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पर तूने नाम को रोशन किया, एक टीचर की इज्जत की लाज रखी। बेटी तो खुश रहे, उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। आलोकनाथ जी वहां पर उपस्थित सब मेहमानों से अपने बेटे के लिए किए गए के लिए माफी मांगने लगे। उसके बाद कविता ने मनोज को ठगी फरेब के आरोप में जेल भिजवा दिया और मनोज से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह तुम्हारे ससुराल भेज रही हूँ। अब वहीं जेल में रहकर सुहागरात मनाना। मनोज आलोकनाथ जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पिताजी, मुझ जैसे नालायक बेटे को माफी मांगने का हक नहीं है, पर मैं फिर भी आपसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। आलोकनाथ जी और ममता जी उसको तो कब से अपने दिल से दिमाग से निकाल चुके थे। आलोकनाथ जी और ममता जी अपने घर लौट आए और ममता जी की काबिलियत रंग लाई। वो तरक्की करती रही और आज उनके पास एक अच्छा घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। वो जरूरतमंदों की, गरीब लोगों की मदद करती। यही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।